नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। अब नवंबर महीना आ गया है और हमारे पास 2 से 3 महीने का ही समय बचा है बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए। हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर ऑलरेडी आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर विषय से संबंधित, चाहे वो क्लास 10th हो, क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए किस चैप्टर से कितना टॉपिक पढ़ना है या क्या कितना इंपॉर्टेंट है, इस सब से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर और 2025 बोर्ड परीक्षा विशेषांक या बोर्ड परीक्षा स्पेशल के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर सारे के सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। उन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे अपने आगामी बोर्ड परीक्षाओं में। उसके लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपने टॉपिक्स को देखकर अपनी बुक से स्टडी करना होगा। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, स्पेशल टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट होते हैं। किसी ना किसी तरह से वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है, वो टॉपिक आता ही आता है। उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने तरफ से जनरेट करके आपको अब वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले बटन नोटिफिकेशन पे जब बेल आइकॉन का प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। जो नॉर्मल वीडियो डेली हम आते रहे उसको छोड़ते हुए ये स्पेशल वीडियोस आपको सीरीज में मिलते जाएंगे। आप अगर नहीं भी उस समय अवेलेबल हो तो आप बाद में प्लेलिस्ट में जाकर 2025 बोर्ड परीक्षा स्पेशल प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हो। आज का हमारा वीडियो क्लास 10th के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जहां भी एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके हर साल एग्जामिनेशन में आता है, कभी 3 मार्क्स में, कभी शॉर्ट आंसर में, कभी लॉन्ग आंसर में। ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, किसी भी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है। आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक महामंदी आई थी उसका क्या कारण था और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। कभी कभी तो ये एक क्वेश्चन बन के आता है तो लॉन्ग आंसर में आपके लिए आता है, और अगर शॉर्ट आंसर आता है तो ये आपका इस तरह से 2 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक महामंदी के प्रमुख कारण लिखिए, या दूसरा क्वेश्चन आपके लिए अलग से फिर भी बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा था। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि आपसे क्वेश्चन ये किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के ये पूछा ही जाता है। कभी कह देगा वैश्विक महामंदी पर प्रकाश डालिए, तो वहां वैश्विक महामंदी पर प्रकाश डालने का अर्थ है कि आप पहले ये बताइए कि वैश्विक महामंदी आई क्यों, उसके क्या कारण थे और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले विश्व की अर्थव्यवस्था पर, फिर हम भारत के वासी हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको पूरा का पूरा वहां पर लिखना होगा। अब आती है बात कि अगर यह लघु उत्तर में आए, लघु उत्तरीय प्रश्न हो यानी शॉर्ट आंसर में आए तब कितने शब्दों में लिखना है, और लॉन्ग आंसर आए तब कितने शब्दों में लिखना है। अगर आपका ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसके लिए 100 से 150 शब्दों का इस्तेमाल करिए। मतलब कि जो आपकी कॉपी है उसका एक पेज आप, आधे पेज से एक पेज आप आराम से लिख सकते हो। और वहीं अगर ये लॉन्ग आंसर में पूछता है तो 250 शब्दों में आपको कम से कम इसको लिखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 250 शब्द इसलिए कर रहा हूं, गिनती नहीं गिननी है, मगर एग्जामिनर जब देखे तो उसको लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, क्योंकि उसी का परिणाम आपको मार्क्स के रूप में मिलता है। ठीक है, तो 250 शब्द यानी आप अपनी जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी है उसके 1.5 से 2 पेज कम से कम आपको भरने होते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं, जितना मैं बता रहा हूं इतना आप लिख दोगे तो आपका 1.5 से 2 पेज भर जाएगा। आइए प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, ये भी आपको जानने की जरूरत है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित स्पेशल टिप्स
कि कैसे कॉपी भरना है, कैसे क्या लिखना है, इसके बारे में हम जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा की तिथि आती जाएगी आपसे वो डिस्कस करते जाएंगे। मगर उससे पहले एक बहुत ही आवश्यक बात, एक दोहा जो इस समय आपके लिए बहुत ही सटीक और सहज है, वो याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पुराने टाइम में लोग पानी कुएं से निकालते थे और वहां एक पत्थर का गड़ारी जैसा होता था जिस जो गोल गोल घूमता था, जिस पर रस्सी डालकर बाल्टी से कुएं से पानी खींचा जाता था। अगर आप देखो उस समय होता क्या था कि जब बार बार रस्सी उस पर आती जाती थी तो उस पर रस्सी के आने जाने का निशान लो प्लास्टिक तो उस समय था नहीं, जो पत्थर होते थे उस पर रस्सी के आने जाने का निशान पड़ जाता, जिस जगह से रस्सी आती थी वहां पत्थर घिस जाता था। अब आप कहोगे कि पत्थर से तो हम रस्सी को घिसते हैं तो रस्सी कट जाती है, नहीं, वो ऐसा होता था क्यों? क्योंकि प्रतिदिन रस्सी वहां से आती जाती थी और अपना अपने लिए स्थान बना लेती थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, अभी से आप अपना अभ्यास प्रारंभ करेंगे और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। और मेरी गारंटी है कि आप हमारे साथ अगर पूरे अपने एग्जामिनेशन टाइम तक बने रहे तो पिछले साल जैसे विद्यार्थियों को लाभ हुआ था, आपको भी 100% लाभ होगा और आप 90% 95% अब आप स्कोर कर ले जाएंगे। उसके लिए बस आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, प्रतिदिन हमारे वीडियोस को देखना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। यहाँ से समझकर अपनी किताब रेफरेंस बुक जो आपकी है, टेक्स्ट बुक जो आपकी है, उससे एक बार चैप्टर डिस्कस जरूर करना है, टॉपिक जरूर देखना है, आपका और क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई महामंदी के प्रमुख कारण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये कह सकता है प्रकाश डालिए या क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए, समझाइए, बताइए, कुछ भी कह सकता है। दोनों दो क्वेश्चन मिला के सिंगल मैंने बनाया है या इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हो। तो प्रथम विश्व युद्ध हम सभी जानते हैं कि एक वैश्विक सशस्त्र संघर्ष था जो 1914 ईस्वी से शुरू होकर 1918 में खत्म हुआ था। ये 5 साल तक चला था और इस दौरान बहुत सारी लड़ाइयां छोटी बड़ी लड़ी गई। 2 गुट बन गए। एक गुट था जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका शामिल थे। दूसरे गुट में जर्मनी और कुछ और देश शामिल थे। इन दोनों गुटों ने संघर्ष किया और जिसके फलस्वरूप करीब पूरे विश्व में 20 लाख लोगों की जानें गई और 25 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 20 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा इसमें बताया जाता है, जो कि कमी है। हमें लगता है इससे ज्यादा ही मौतें हुई थी क्योंकि बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश और नगर के नगर विश्व के मानचित्र से गायब हो गए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। पहली बार पूरे विश्व ने इस तरह का खूनी संघर्ष देखा था और जिसका परिणाम बहुत ही भयावह हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट और सामाजिक संकट, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के प्रभाव को झेलना पड़ा था, जिसमें हम आज आर्थिक महामंदी जो हुई थी, जो आर्थिक प्रभाव पड़ा था, उसके व्यापक प्रभावों की व्याख्या करेंगे। पहले हम उसके कारण देख लेते हैं, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले जो कारण था वो था युद्ध के दौरान सभी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध के अनुरूप बना लिया था। मतलब कि हमें युद्ध के लिए जितनी सामग्री चाहिए उसका अधिक से अधिक हम अर्जन करेंगे, उसको अधिक से अधिक बनाएंगे, अधिक से अधिक संसाधनों का हम युद्ध के लिए प्रयोग करेंगे, चाहे वह हमारे नागरिक हो, चाहे हमारे खाने की सामग्री हो, रसद हो, चाहे हमारा और सामान हो, सबको बेचकर हम सैन्य साजो सामान खरीद कर ले आएंगे। मतलब युद्ध लड़ने के लिए बंदूकें, भाले, तोप, गोला बारूद, ये सब खरीद के उन्होंने अपने जो अर्थव्यवस्था थी उसको क्या बना लिया था, युद्ध के अनुरूप बना लिया था। और इसके लिए उन्होंने
अपने जो तो संसाधन उनके पास थे उसका अधिकतम इस्तेमाल कर लिया था। उसके बाद इसको सही करने के लिए, जब युद्ध खत्म हुआ, इसको सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत महंगे रेट पर, यानी बहुत ही महंगे कर्ज उन्होंने लिए, और कर्ज के कारण उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। उदाहरण के लिए जर्मनी ने इस दंश को सबसे ज्यादा जर्मनी ने झेला। उन्होंने बहुत सारे देशों से कर्जा लिया और उस कर्जा लेकर अपने पास सैन्य साजो सामान जुटाए, और जब युद्ध खत्म हुआ तो उस कर्जे को देने में उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी एकदम ध्वस्त हो गई। विश्व युद्ध से पहले जर्मनी विश्व का सबसे आर्थिक संपन्न देश था, मगर विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था सबसे बेकार हो गई। आशा है आपको समझ में आ रहा है। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं कारण कि आपको अगर ये 250 शब्दों में लिखना पड़े तो आप बढ़ा चढ़ाकर लिख सको। अगला कारण था, युद्ध के दौरान सैन्य सामान की मांग बढ़ गई थी। भाई जाहिर सी बात है, आपको लड़ाई झगड़ा करना है तो उसके लिए बंदूक, भाला, तलवार, बर्छी, उस समय तोप गोले कम थे, हवाई जहाज जो उस समय के उपलब्ध थे वो आपको चाहिए थे ना युद्ध करने के लिए, तो उस समय उनकी मांग बढ़ गई तो औद्योगिक विकास हो गया। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो सैन्य सामान की मांग, जब आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो आपको भाला, बर्छी, तोप चाहिए नहीं चाहिए ना, तो उसका उत्पादन कम करने के लिए की बात आने लगी। तो इससे क्या हुआ, जो उसमें जो रोजगार करने के लिए जो लोग लगे हुए थे, जो जो उनका रोजगार था वो बंद हो गया। जब रोजगार बंद हो गया तो उससे भी बड़े पैमाने पर, पूरे विश्व का युद्ध था तो बड़े पैमाने पर आर्थिक मंदी का ये कारण बना। क्यों कारण बना कि बड़े तौर पर हर जगह ये बन रहे थे, क्या, अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे थे। जब युद्ध खत्म हो गया तो अस्त्र शस्त्र की मांग धीरे धीरे बहुत ज्यादा घट गई। जब घट गई तो जाहिर सी बात है कि जब आपका कोई काम सामान नहीं बिकेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा ना। जब पैसा नहीं मिलेगा तो आप कंपनी बंद कर दोगे, घाटा होगा। जब कंपनी बंद हो गई तो वो लोग बेरोजगार होने लगे, इसलिए मंदी आ गई। इसके बाद अगला जो कारण था, कृषि में ज्यादा उत्पादन। लोगों के पास कोई काम नहीं था, जो कृषि वाले थे अपने अपने देश का सामान पहले बेचते थे दूसरे देशों में, वो आयात निर्यात ठप हो गया तो अपने देश में ज्यादा सामान हो गया, कृषि उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। जब ज्यादा बढ़ गया तो कोई खरीदने वाला नहीं था, डर के मारे कोई बाहर ना निकले कि मार देंगे मुझे, युद्ध होने लगा तो बम गिर गया तो ऐसा होता था, तो लोग डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। इस कारण भी जो महामंदी आ गई। इसका मेन कारण क्या था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म हो गया था। एक देश दूसरे देश से कोई सामान लेने से या उसको देने से, यानी आयात निर्यात दोनों करने से हिचकने लगा था। क्यों कि हो सकता है उस देश कंगाल हो गया, उस देश के युद्ध के बाद उसके पास पैसा ना बचा हो, तो मैं अगर उसे सामान दूं तो मुझे बदले में सामान ना दे पाए या पैसा ना दे पाए तो मेरा सामान पैसा फंस जाएगा। इसलिए एक देश दूसरे देश से व्यापार करना बंद कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगभग समाप्त हो गया, और जिस कारण से भी मंदी फैल गई। जब आपका सामान दूसरे देश में जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, सामान घर पे रखे रखे सड़ने लगा। कृषि उत्पादन में सबसे ज्यादा किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उसका कृषि निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब सामान कृषि में उत्पादन जो विदेश भेजा जाता था उस हिसाब से लोग उगाए तो सामान, अनाज और भी जो फसलें थी वो उगाते थे। जब वैश्विक व्यापार बंद हो गया, एक देश से दूसरे देश सामान नहीं जाने लगा तो सामान की कीमतें गिर गई तो लोगों ने सामान बेचना बंद कर दिया, और जिस कारण से हमें कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बंद होने से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, और ये मंदी का एक कारण बना। इसके बाद आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस मंदी का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, कृषि प्रधान पहले भी थी, अब भी कृषि प्रधान ही है। भारत एक कृषि प्रधान देश, प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। जब इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद होने से हुआ क्या कि भारत में सन 1926 ईस्वी के आसपास से कृषि की कीमतें गिरने लगी। जो भारत में नील
की खेती होती थी, नील जो नील दिया जाता था पहले कपड़ों में, अब तो लोगों ने बंद कर दिया है नील देना। पहले नील की खेती की जाती थी जो सफेद रंग के शर्ट को और चमकदार बना देता था, उसकी खेती की जाती थी। अफीम की खेती की जाती थी और भी कई चीजें थी जिनका हम उत्पादन भारत में बहुतायत मात्रा में करते थे। गेहूं, चावल और चाय, ये सारी बहुत सारी फसलें, व्यापारिक फसलें जो भारत में उगाई जाती थी, उनका निर्यात किया जाता था विदेशों से। हमें उसके बदले में और चीजें मंगाते थे जैसे मसाले वगैरह। भारत को मसालों की, भारत के दक्षिण भारत को मसालों की रानी कहा जाता है, तो बहुत से मसाले भी हम यहाँ से विदेश भेजते थे, वो भी कृषि में ही आता है। हुआ क्या कि 1926 ईस्वी से जब वैश्विक व्यापार बंद हो गया तो कृषि की कीमतों में कमी आने लगी। हमारे सामान में, जो हमारा सामान हमारे पास रहेगा बिकेगा नहीं, तो जब सामान ज्यादा यहाँ हो जाएगा, लोग खरीदने वाले कम रहेंगे, हमारे पास पैसा नहीं तो हम सामान तो खरीदेंगे नहीं, अपनी जरूरत भर का खरीदेंगे। तो इससे हुआ क्या कि हमें नुकसान होने लगा, कृषि की कीमतें गिरने लगी, जिससे निर्यात में गिरावट आ गई। जब कृषि की कीमतें गिरने लगी तो हमने निर्यात करना बंद कर दिया। जब हमको पैसा कम मिलेगा तो हम बेचेंगे थोड़ी, बेचेंगे सामान। हमने मान ली, एक बात कहते हैं, अगर हमने मान लिया कि व्यापार कर रहे हैं आप और उसके लिए आप कृषि पर निर्भर हैं, आप अपने यहाँ चाय पत्ती उगाते हैं और उसको बाजार में बेच के उससे पैसा कमाते हैं। आपको चाय पत्ती लगाकर उसको बड़ा करके उसको चाय बनाने तक में, चाय बनाने तक में आपका कुल खर्च 10,000 रुपए होगा और आपको बाजार में कीमत मिल रही है 6,000 रुपए, 7,000 रुपए। तो क्या आप अपना सामान बेचेंगे 3 से 4,000 रुपए नुकसान पर? नहीं। तो क्या हुआ इससे कि जो हमारा निर्यात था वो धीरे धीरे ठप हो गया, निर्यात में कमी आ गई। फिर क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट आई। क्यों गिरावट आई? क्योंकि लोग डर के मारे एक देश से दूसरे देश सामान नहीं खरीद रहा था और लोग घरों में अपना स्टॉक रख के हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन का सामान अपने घर पर रख के बाहर निकलने लोगों ने छोड़ दिया। 2-2, 3-3 महीने लोग एक दूसरे अपने पड़ोसी से नहीं मिलते थे, ये हालात हो गए थे उस समय। ऐसा लोग ने अपनी अपनी किताबों में लिखा, बहुत से इतिहासकारों ने इसको अपने पुस्तकों में इस तरह का वर्णन किया है। तो उससे हुआ क्या कि वैश्विक बाजार में गिरावट आ गई और जिस कारण भारत में जो गेहूं है उसकी कीमतों में भी 50% तक की कमी आ गई। उस समय गेहूं बहुत महंगा बिकता था, उसमें 50% तक की कमी आ गई। निर्यात जो होता था, निर्यात में 60%, 60% निर्यात कम हो गया। पूरे विश्व में जो एक दूसरे से निर्यात, मतलब कि एक देश से दूसरे देश को सामान बेचा जाता था, उसमें 60% तक की कमी आ गई। और जिसके कारण क्या हुआ, बाजार में भारी गिरावट आई, अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और गिरावट के कारण पैसे का, सामान का दाम कम हो गया। जब दाम कम हो गया तो भारत के जो गेहूं का व्यापार था उसमें भी 50% तक की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ, इस भारी गिरावट के बाद भी जो भारत में सरकार थी उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वहां की सरकार ने क्या किया कि जो कृषि उत्पाद थे उनके दाम में भारी गिरावट के बावजूद भी किसानों को और काश्तकार जो थे, किसान यानी जिनके पास जो जमीन पर करते थे काम, काश्तकार मतलब जिनकी जमीनें होती थी, उनसे जो लगान वसूल किया जाता था, मतलब कि जो टैक्स लिया जाता था, उसमें कोई छूट देने से मना कर दिया, बोले हम छूट नहीं देंगे। जब छूट नहीं दिए तो ये भी एक प्रभाव था जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा और जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी डामाडोल कर दिया। मगर हमारी अर्थव्यवस्था बाकी विश्व की अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा अच्छी और लचीली थी। हम ज्यादातर अपने सामान को बाहर से आयात हम कम करते थे, अपना निर्यात बाहर भेजते थे, सामान अपना बाहर भेजते थे, बाहर से सामान हम कम ही मंगाते थे। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना ही दूरगामी ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं पड़ा। फिर भी कुछ हद तक हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाने के कारण हमारी जो घरेलू कीमतें थी उसमें कृषि की, उसमें गिरावट आई और हमें भी आर्थिक मंदी का कुछ दंश झेलना पड़ा। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो आर्थिक मंदी के कुछ कारणों में आप लिख सकते हैं, अमेरिका के जो बैंक थे उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और लोगों के पैसे देने से मना कर दिया, जिसके कारण लोगों ने बैंक में पैसा रखने से मना कर दिया और आयात निर्यात बंद हो गया। जो
आयात निर्यात था वो इसीलिए बंद हो गया क्योंकि बैंकों में पैसा लोग रखना चाहते, जो जिसका पास जो भी पैसा था कि बैंक अभी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा, हमारा पैसा चला जाएगा। बैंक गारंटी देना बंद कर दिए। बैंक ऑफ अमेरिका जो उस समय सबसे बड़ा बैंक था, उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और जो लोगों को कर्ज देना उसने मना कर दिया। महंगे ब्याज पर कर्ज देना उसने शुरू किया, लोगों ने कर्ज लेना बंद कर दिया। और इस क्योंकि वह बैंक गारंटी नहीं ले रहा था कि हम आपके पैसे को वापस करेंगे, इस वजह से लोगों ने पैसा रखना बंद कर दिया और बैंक बंद होने की कगार पर आ गए। और विश्व की जो किसी भी देश की जो पूंजी होती है, वैश्विक पूंजी जिसे कहा जाए, कि विश्व में कोई आपदा आ जाए तो लोग दूसरे की सहायता करते थे, वो पूंजी धीरे धीरे घटने लगी। लोगों को एक दूसरे से विश्वास उठने लगा, एक देश दूसरे देश से सही से बात नहीं करता था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वैश्विक आर्थिक मंदी को देखने का प्रभाव हमें इस प्रकार पड़ा। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि आप अगर इसको लॉन्ग आंसर के रूप में लिखें 250 से 300 शब्दों में, तो भी आप इसको बढ़ा चढ़ाकर सब आप मिलाकर लिख सकें। यह आपके 2 नंबर के जो 3 नंबर है प्रश्न जो आते हैं, 3 नंबर 4 नंबर के, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका उत्तर ही है। इसको मैंने दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। आप उस तरफ भी जाकर थोड़ा सा इसमें और अपनी तरफ से जोड़कर जो भी हमने समझाया आपको, आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से और आसानी से सरल भाषा में लिख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर एक विशेष विषय और विशेष टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा प्रयास है कि आप अच्छे से अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा में सफल हों और दूसरे लोगों को भी बताएं कि आपने कहाँ से अपनी परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से तो आप अपनी पुस्तक से पढ़ते ही पढ़ते हैं। हमारी आपसे विशेष गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। साथ ही अपने सहपाठियों के साथ, अपने अगर आप बोर्ड परीक्षा पास कर चुके हैं और आगे की कक्षाओं में हैं, तो अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ जो बोर्ड परीक्षा इस साल देने जा रहे हैं, उनके साथ वीडियो का लिंक शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा किया करिए, जिससे हम आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स ले आकर देते रहें और आप अपनी तैयारी और भी मजबूत बनाते रहें। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।